नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए आप अपने को इस कोरोना महामारी से बचाए हुए होंगे। साथ ही इस कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में भी मददगार साबित हो रहे होंगे। मित्रों, आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ एक और पुस्तक पर चर्चा के लिए, जिसका नाम है पिता के पत्र। जी हाँ, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी के लिए ये पत्र लिखे हैं जब वो स्कूल में पढ़ती थी और उनकी आयु लगभग 8-9 वर्ष की थी। ये पत्र जो है एक पिता की ओर से लिखे गए हैं एक पुत्री के लिए। मूलतः ये पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे गए हैं। ए लेटर टू डॉटर फ्रॉम हर फादर। इन पत्रों को संकलनबद्ध करके और पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया गया है। इनका हिंदी अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम पुस्तकों पर चर्चा करने के बाद मैं इस छोटी सी पुस्तक के लिए चर्चा करने के लिए क्यों उत्साहित हुआ। तो मित्रों, जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक को हर बच्चे को तो पढ़ना ही चाहिए, हर पिता को भी पढ़ना चाहिए, ताकि वो ये जान सकें कि वो अपने बच्चों के साथ कितने घुलते मिलते हैं, अपने बच्चों को इस दुनिया से रूबरू कराने में वो कितने मददगार हैं या नहीं हैं, एक पिता के रूप में उनकी क्या भूमिका है, इससे परिचय कराती है ये पुस्तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को इस पूरी दुनिया का व्यवहारिक और प्रामाणिक ज्ञान कराने के लिए बहुत सारे पत्र उन्हें लिखे। जब वो स्कूल में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो ये पत्र उन्होंने अपनी बेटी के नाम लिखे हैं। तो इन पत्रों में जो सिलसिलेवार रूप में इसमें शामिल किए गए हैं, इन्होंने बताया है कि संसार क्या है, इतिहास क्या है, मनुष्य की इस प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई, आदमी कैसे बना, आदमी आरंभ में कैसे था, पाषाण युग, नवपाषाण युग, और उससे लेकर सभ्यताओं के विकास, चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, यूनान, विश्व की जो तमाम बड़ी सभ्यताएं हैं उनके बारे में इन्होंने अपनी बेटी को बताया है। संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बताया है। धर्म की शुरुआत कैसे हुई, जातियां कैसे बनी, राजा कैसे बने, इन सब चीज़ों से उन्होंने अपनी बेटी को रूबरू कराया है। साथ ही भाषा, लिखावट, गिनती, राजा, मंदिर और पुजारी, आर्यों का हिंदुस्तान में आना, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों पर उन्होंने पत्र लिख करके अपनी बेटी को इन तमाम जानकारियों से प्रामाणिकता के साथ रूबरू कराया है। तो ये पत्र संकलन जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, प्रेरणास्पद है, और छोटे बच्चों को तो ये पढ़ना ही चाहिए। साथ ही पिताओं को भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो जरूर इस पुस्तक को पढ़ें, ताकि वो ये जान पाएं कि अपने बड़े होते बच्चों के साथ जो इस दुनिया को जानना चाहते हैं, छोटे बच्चों को लेकर हम कई बार जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। विशेष रूप से जो हमारे शैशव अवस्था के जो बच्चे हैं वो प्रश्न बहुत करते हैं। ऐसे में कई बार हम लोग उन्हें डांट देते हैं, उन्हें झिड़क देते हैं कि तुम हमारा दिमाग मत खाओ, कितने सवाल करते हो तुम, कितने सवाल करती हो तुम। तो हमारी पूरी संस्कृति जो है वो, उसकी बनावट जो है वो प्रश्न और उत्तर के रूप में हुई है। हमारा सारा साहित्य जो है वो प्रश्न और उत्तर के रूप में, हमारी उपनिषद परंपरा को हम देखें तो सारी परंपरा हमारी जो है प्रश्न और उत्तर पर चलती है। हमारे रामायण, महाभारत जैसे जो धर्म ग्रंथ हैं वो सारे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो बच्चे की भीतर जो है वो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है इस दुनिया को जानने की, और वो आपसे प्रश्न करता है।
तो आपको धैर्यपूर्वक उसके प्रश्नों को सुनना चाहिए और उसकी उम्र के अनुसार उसे जवाब दे करके उसे संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो दो काम होंगे, या तो वो प्रश्न करना बंद कर देगा या वो अपने प्रश्नों के उत्तर किसी अन्य स्रोतों से तलाश करेगा। और अन्य स्रोतों से जो वो उत्तर तलाश करेगा वो जरूरी नहीं कि वो प्रामाणिक हो, पूर्ण हो। वो बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर जो है गलत प्रभाव डाल सकते हैं, उन्हें अधिकारी जानकारी मिल सकती है, उन्हें गलत जानकारी मिल सकती है, वो अपने मार्ग से च्युत हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। ऐसे में हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुने और उनकी आयु के अनुसार उन्हें क्रमशः उत्तरोत्तर विकास के रूप में जो है अपने उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करें। इस पुस्तक से मैं एक छोटा सा अंश जो है वो पढ़ना चाहूँगा। बहुत सारे अंश जो है मुझे इसके अच्छे लगे, लेकिन एक अंश विशेष रूप से मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी बेटी को बताया है कि किस तरह से जाति और धर्म इनका निर्माण हुआ। तो इसमें एक छोटा सा अंश है, मैंने उसे अंडरलाइन भी किया हुआ है। हाँ, इस पत्र का शीर्षक है शुरू का रहन सहन। इसमें नेहरू जी कहते हैं कि पत्र में लिखते हैं वो अपनी बेटी के लिए, मेसापोटामिया में वे दजला फरात इन दो बड़ी नदियों के बीच में आबाद हुए। मिस्र में नील नदी के किनारे, हिंदुस्तान में उनके करीब करीब सभी शहर सिंध, गंगा, जमुना इत्यादि बड़ी नदियों के किनारे आबाद हुए। पानी उनके लिए इतना जरूरी था कि वे इन नदियों को देवता समझने लगे, जो उन्हें खाना और आराम की दूसरी चीजें देता था। मिस्र में नील को पिता नील कहते थे और उनकी पूजा करते थे। मिस्र में हिंदुस्तान में गंगा की पूजा होने लगी और अब तक उसे पवित्र समझा जाता है। लोग उसे गंगा माई कहते हैं और तुमने यात्रियों को गंगा माई की जय का शोर मचाते हुए सुना होगा। यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों वे नदियों की पूजा करते थे, क्योंकि नदियों से उनके सभी काम निकलते थे। उनसे सिर्फ पानी ही नहीं मिलता था, अच्छी मिट्टी और बालू भी मिलती थी, जिससे उनके खेत उपजाऊ हो जाते थे। नदी ही के पानी और मिट्टी से तो अनाज के ढेर लग जाते थे। फिर वे नदियों को क्यों न माता और पिता कहते। लेकिन आदमियों की आदत है कि असली सबब को भूल जाते हैं। वे बिना सोचे समझे लकीर पीटते चले जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नील और गंगा की बड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनसे आदमियों को अनाज और पानी मिलता है। तो किस तरह से पूरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को जो है नदियों के महत्व को लेकर, संस्कृतियों के महत्व को लेकर जो है समझाने का प्रयास किया है पत्रों के द्वारा। तो पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण और अग्रणी व्यक्तियों में भूमिका मानी जाती है। लेकिन वो एक कितने अच्छे पिता थे कि उन्होंने अपनी बेटी को जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, उन्होंने ये आवश्यक समझा कि वो पत्रों के माध्यम से उसे इस दुनिया से रूबरू कराएं, ताकि उसके भीतर इस दुनिया को लेकर के, समाज को लेकर के, सभ्यता संस्कृति को लेकर के, देश को लेकर के एक व्यवहारिक समझ पैदा हो। तो ये पुस्तक मैं एक बार फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप सभी इसे निश्चित रूप से पढ़ें। आपके जो किशोर बच्चे हैं उन्हें पढ़ाएं, आप खुद पढ़ें, और निश्चित रूप से जो पिता हैं उनसे मेरा बार बार ये आग्रह है कि आप इसे पढ़ें। पढ़ करके आपको ये एहसास होगा कि हम अपने बच्चों के साथ कितना संवाद कर पा रहे हैं। असली समस्या संवाद की है। हम बच्चों के साथ संवाद नहीं कर रहे, हम उनके प्रश्नों को टाल रहे हैं, या हम उन्हें जो है मोबाइल, वीडियो गेम और दूसरे गैजेट दे करके अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तो आपको अपने बच्चों को समय देना होगा। यदि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आप एक अच्छा भविष्य अपने बच्चों का चाहते हैं और साथ ही अपना भी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको समय देना होगा।
एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक पिता अपने बच्चों को दे सकता है वो है समय। मैं खुद भी ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को दे पाऊँ। हालांकि परिवार, नौकरी, समाज के दूसरे कार्य और अपनी पढ़ाई, इन सारी व्यस्तताओं के बीच में मैं अपने बच्चों के लिए समय कम निकाल पाता हूँ। लेकिन जब जब ऐसी पुस्तकें पढ़ता हूँ, इस तरह के कुछ वीडियोस देखता हूँ, कुछ इस तरह की शख्सियतों के बारे में चर्चा होती है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर मुझे अपना दायित्व बोध महसूस होता है और मैं सब काम छोड़ करके अपने बच्चों के साथ में जो है लग जाता हूँ। तो इस पुस्तक पर आज हमने चर्चा की और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप जो है इसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप हो। इसके लिए उनके साथ कहानियों की किताबों पर चर्चा करें, उन्हें कहानियां सुनाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने तो उन्हें परियों की कहानी सुनाइए, और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और अधिक बुद्धिमान बने तो उन्हें और अधिक परियों की कहानी सुनाइए। तो आप सबसे पहले तो आप खुद कहानियां पढ़ें और फिर अपने बच्चों के साथ उन कहानियों को साझा करें। खुद पढ़ें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आजकल बहुत सारे ऑडियो ऐप भी आ गए हैं जिन पर कहानियां सुनाई जाती हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी कहानियां खुद सुन सकते हैं और अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। आप सब से इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर मुलाकात हुई। आगे भी इस तरह के वीडियो के माध्यम से आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।